हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ये टॉपिक देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, प्लस में इसका यूज कहीं ना कहीं अरिथमेटिक के बहुत से टॉपिक में इसका यूज आएगा। जैसे अभी जस्ट हम लोग क्लास में एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आपका टॉपिक होता है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसमें एक टॉपिक आता है ट्रेन प्रॉब्लम और बोर्ड प्रॉब्लम। तो ये बोर्ड प्रॉब्लम में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आता है। ऐसे अरिथमेटिक में बहुत से प्रॉब्लम में आपका इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आपको। जैसे आपका एज प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर है, तो इस चीज़ का आपको यूटिलाइजेशन वहाँ पे बहुत से डिफरेंट टॉपिक में मिलेगा। तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्लस में इनडायरेक्टली इस टॉपिक का यूज बहुत से टॉपिक में आपको, बहुत से चैप्टर में आपको दिखेगा। तो वहाँ पे अगर आपको इसको अच्छे से क्लियरिटी नहीं है तो आप उसका क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे इसको, और उसको धीरे धीरे हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। और पूरा जो टॉपिक है उसका ये समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करके इसके कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक आपका ये स्टार्ट होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले इस वर्ड के मतलब समझते हैं क्या है। तो पहला वर्ड है लीनियर। तो लीनियर वर्ड देखिए लाइन से बना है पहली बात। इसका आप यहाँ पे ऐसा यूज दे सकते हैं कि आपका जो वेरिएबल जो होगा उसकी मैक्सिमम पावर होगी 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी? 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। ये लीनियर का मतलब है, लीनियर का मीनिंग। इक्वेशन मतलब क्या है कि आपके बीच में इक्वल साइन आना चाहिए। इक्वेशन मतलब क्या है? इक्वल का साइन आना चाहिए। टू वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो अगर ऐसा कहीं आपको दिख रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो और वेरिएबल कितने हो? 2 हो, इनको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये कुछ एग्जांपल हैं, इसको देखते हैं कि ये इसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इक्वल का साइन, तो इक्वेशन है। नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। दोनों की पावर कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल है। सेम ऐसे इसको देखते हैं। यहाँ पे भी इक्वल है, मतलब इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। वेरिएबल की पावर कितनी है? दोनों जगह पे 1 है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट में बताइएगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं है, ये बताना है आपको। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे तो बहुत से एग्जांपल हम लोग बना सकते हैं, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल आपके एक्स और वाई है। ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे ए क्या है? ए आपका कॉफिशेंट है। ए आपका कॉफिशेंट है, किसका? कॉफिशेंट ऑफ एक्स है। कॉफिशेंट मतलब कि आपका एक्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा वो ए बोला जाएगा। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई है? कुछ नहीं होता, हम लोग 1 मानते हैं। तो ए कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। ऐसे ही b जो है y के साथ मल्टीप्लाई है, तो b क्या हो गया? कॉफिशेंट ऑफ y हो गया। क्या हो गया? कॉफिशेंट ऑफ y। अब इस इक्वेशन देखिए y के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1। तो b कितना हो गया? 1 हो गया आपका। ऐसे 7 जो यहाँ पे प्लस में है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस में। तो अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? तो इस इक्वेशन पहले आप मॉडिफाई करेंगे, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए c कितना हो जाएगा? c कितना हो जाएगा? c हो जाएगा -7। तो इस टाइप से आप किसी भी इक्वेशन को देख के ए बी सी की वैल्यू बता सकते हैं। अब इस इक्वेशन में क्या होगा? ए बी सी की वैल्यू बात चेक करते हैं। तो इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई, अगर मैं 5 को यहाँ ले आता हूँ तो हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। अब इसको इससे मैच कराइए। तो यहाँ पे x के साथ क्या है? a है, यहाँ पे x के साथ क्या है? 2 है। तो आपका a कितना हो जाएगा? कंपेयर करने पे a हो जाएगा 2। ऐसे y के साथ b है और y के साथ यहाँ पे 1 है, तो b कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और c कितना हो जाएगा? -5। तो ये आपका a b c की वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो a कितना हो गया? 2 कंपेयर करने पे, b कितना हो गया? 1, और c कितना हो गया? -5 हो गया आपका। कंपेयर करके ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ठीक है। अब जैसे एक इक्वेशन में लिया x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है। आपको x और y की कोई भी सोल्यूशन बताने हैं या कोई भी x और y की वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मान लीजिए मैंने x ले लिया 5
और y ले लिया 5, मतलब मैं कह रहा हूँ कि x 5 है और y 5 है, तो देखिए 5 + 5 क्या हो गया, 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर ऐसे आप कहेंगे सर x 4 ले लिया, y 6 ले लिया, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 10 आ रहा है। ऐसे आप 2 ले लिए और ये 8 ले लिए, इसको भी ऐड कर कितना आएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे आप 3 ले लिए, इसको 7 ले लिए, इसको ऐड कर कितना होगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ये 1 ले लिया, ये 9 ले लिया, इसको ऐड कर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे x आपने -1 ले लिया, y 11 ले लिया, b ऐड कर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे तो आप पूरी रात लिखते जाइए, इसके सोल्यूशन आते जाएंगे। इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशन बन सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, इसका वर्ड ही क्या, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो लीनियर का वर्ड क्या, लाइन। तो अगर जितने भी इसके सोल्यूशन है इनको पॉइंट वाइज ऐसे हम रखते जाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक लाइन बन जाएगी। इसका मतलब कि अगर जैसे x + y = 10 है तो इसको हम लोग एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लाइन किससे मिलकर बनी होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से, और हर एक पॉइंट एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू डिफाइन कर रहा है हर एक पॉइंट। तो एक चीज क्लियर हुई कि जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसको हम लोग एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज क्लियर हो रहा है कि अगर दो मैं इक्वेशन ले लूं, दो इक्वेशन, जैसे मान लिए एक इक्वेशन है x + y = 10, ऐसे दूसरी इक्वेशन है 2x + y = 5, ऐसे दो इक्वेशन ले लिया। तो अगर एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरी इक्वेशन भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दो लाइनें अगर आपके पास है तो दो लाइनों के साथ तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, तो ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही है ये दोनों लाइन का क्या हो गया, कॉमन पॉइंट। और जो भी दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है ये दोनों का क्या हो गया है, एक सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया। अब सोल्यूशन हो गया तो इसके कितने सोल्यूशन बन रहे हैं, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, केवल एक पॉइंट में। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन। तो अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट रहेगा, वो कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, उनका सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे अगर दो लाइनें क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी सेकंड, कि दो लाइनें पैरेलल हो गई, और पैरेलल लाइन की डिफिनेशन क्या होती है कि कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। तो अगर ये कहीं पे मीट नहीं करेंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा नहीं। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा नहीं तो उनके दोनों के बीच में सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो। कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन कंडीशन। नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए एक कोई लाइन है ए बी और दूसरी लाइन सी डी इसी पे कोइंसाइड कर गई, इसी के ऊपर आ रही है लाइन, तो ये कितने पॉइंट मिलेगी, इनफाइनाइट पॉइंट मिलेगी। हर एक पॉइंट पे दोनों लाइन क्या मीट कर रही है, हर एक पॉइंट पे दोनों लाइन क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो इनके कॉमन सोल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए कॉमन। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हैं दो लाइन के बारे में, कि दो लाइनें क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो उनका सोल्यूशन कितना होगा, यूनिक। दो लाइनें क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, उसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, नो सोल्यूशन। दो लाइन क्या हो सकती हैं, कोइंसिडेंट, उसमें क्या हो सकता है, नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, तो आपको क्वेश्चन को देख के बता देना है कि ये इन तीनों में कौन सी पॉसिबिलिटी में आ रहा है। ये क्वेश्चन को देखा, आपको बता देना है कि ये यूनिक सोल्यूशन वाला कंडीशन है या नो सोल्यूशन वाला कंडीशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला कंडीशन है, ये किस कंडीशन में आ रहा है। इसके लिए लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना, बिना लाइन ड्रॉ करे कैसे बताना है वो हमको सीखना है। उसके लिए आपको ये तीन जो पॉसिबिलिटी है हर एक की कंडीशन होती है वो याद रखना है। चलिए सबसे पहले ये दो अगर लाइन है उसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पे a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, और c1 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट का कोफिशिएंट, ठीक है। ऐसे a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक कंडीशन जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पे क्या होता है, कि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होता है, कि यहाँ पे नो सोल्यूशन होता है, कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है तो आपका जो a1 और a2 का जो रेशियो है, a1/a2 का रेशियो है वो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसको चेक करते हैं। तो सपोज करिए ये क्वेश्चन है, तो a1 क्या हो जाएगा, जो x के साथ में है, तो a1 क्या हो गया, 2। यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा, जो यहाँ नीचे x के साथ में कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 मानते हैं, तो a2 क्या हो जाएगा, 1। तो 2/1 हो गया a1/a2। सेम ऐसे निकालना है b1/b2। तो यहाँ पे देखिए b1 जो होगा y के साथ मल्टीप्लाई, इससे कंपेयर करिए,
तो यहाँ पे y के साथ कौन है 1, तो b1 कितना हो गया 1। यहाँ पे b2 देखिए इस y के साथ में, तो y के साथ कौन है 2, तो b2 कितना हो गया 2, तो ये कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि a1/a2 की वैल्यू कितनी आई 2 और b1/b2 वैल्यू कितनी है हाफ। तो a1/a2 जो कि 2 है और b1/b2 जो कि हाफ है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर दोनों इक्वल नहीं है तो कंडीशन क्या आ रही है यूनिक सोल्यूशन की, मतलब इस क्वेश्चन का क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब ये क्वेश्चन में दोनों लाइन क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे केवल। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को देख के कंडीशन निकालेंगे, कंडीशन में ये बैठ रहा है ये वाली कंडीशन पे, तो यूनिक सोल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर नो सोल्यूशन है फॉर नो सोल्यूशन, इसकी कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि आपका a1 और a2 और जो b1 b2 बराबर हो गए, क्या हो गए दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर बराबर हो गए तो ये तो गारंटी है कि यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, और जो नेक्स्ट c1 c2 है ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी नो सोल्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके पास है 2x + y + 10 = 0, 4x + 2y + 7 = 0। अब इस क्वेश्चन को इससे रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x साथ जो है वो हो जाएगा a1, तो a1 कितना हो गया 2, यहाँ पे x साथ जो है हो जाएगा a2, तो a2 कितना हो गया 4, और 2 4 को कट किया आंसर कितना आ रहा है 1/2। ऐसे b1/b2, तो यहाँ पे y के साथ क्या है कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं 1 हो गया, यहाँ पे b2, तो यहाँ पे y के साथ क्या है 2, तो ये हो गया 1/2। तो देखिए a1/a2 हाफ आ रहा है, b1/b2 भी हाफ आ रहा है, दोनों क्या हो गए इक्वल। इक्वल होने के बाद हमको c1/c2 में चेक करना पड़ेगा, तो c1 मतलब ये कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 10, तो c1 कितना हो गया 10, और c2 कितना है 7, तो c2 कितना हो गया 7, तो c1/c2 कितना आ रहा है 10/7। यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि a1/a2 जो है आपका हाफ है, b1/b2 भी आपका हाफ है, दोनों इक्वल है, लेकिन c1/c2 जो कि आपका 10/7 है इसके इक्वल नहीं है। अगर इसके इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है बैठ रहा है, अगर इस कंडीशन में बैठ रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका नो सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा जो नेक्स्ट आपका है वो होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में देखिए क्या होगा कि ये a1/a2 है और ये इक्वल टू b1/b2 है, इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक की कंडीशन। नेक्स्ट क्या देखा कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो वो हो गया आपका नो सोल्यूशन। यहाँ पे क्या देखना है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में इक्वल है। अगर तीनों इक्वल हैं तो क्या कंडीशन हो जाएगी इनफाइनाइट की, जिसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है 2x + 5y = 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 4x + 10y = 20। ठीक है, अब देखो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4, तो इसको कट करके कितना आंसर आ गया 1/2। ऐसे b1/b2 कितना हो जाएगा 5/10, तो इसको कट करके कितना आ जाएगा 1/2। और c1/c2 क्या हो जाएगा 10/20, ये देखिए c1 कितना है 10 और c2 कितना है 20, तो 1/2। तो हम लोग नोटिस क्या कर रहे हैं कि ये 2/4 डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं आप, 2/4 5/10 और 10/20। सबका आंसर कितना आ रहा है, सबका आंसर कितना आ रहा है कट के, सबका आंसर कितना आ रहा है कट के हाफ आ रहा है। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब क्या आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। अभी दो क्वेश्चन आपके लिए आपको चेक करने के लिए चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई है, तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताइए कि इसका फर्स्ट का आपका क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है कि नो सोल्यूशन आ रहा है कि इनफाइनाइट आ रहा है, सेम इसका भी आंसर आप बताइए। देखते हैं चीज़ क्लियर हुई है आपको कि नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ जो अभी तक पढ़ा है ये तो डायरेक्ट जो आपका क्वेश्चन इस टॉपिक पे आएगा उसके बारे में है। अब ये जो आगे पढ़ने जा रहे हैं तो ये टॉपिक का तो है ही है, लेकिन इसका यूज जो होगा वो आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में उसको देखेगा वो चीज़, या डिफरेंट डिफरेंट आपके चैप्टर्स में भी इसका यूज आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, लेकिन हमको इतने मेथड नहीं सीखने हैं, हमको एक सिंपल सा मेथड सीखना है कि हमें कहीं पे भी क्वेश्चन दिखेगा तो उसको कैसे सॉल्व करें, उनको आना चाहिए। तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा बिल्कुल ईजी वे में आपको समझा सकूँ कि इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। अगर 2 स्टेप में आपकी क्लियरिटी आ गई, इनको फॉलो करना आपको आ गया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें दिक्कत नहीं करेगा, चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो स्टेप 1 आपके लिए ये है कि आपको क्या करना है कि जो आपके 2 वेरिएबल हैं उसके कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट मतलब वेरिएबल साथ जिसका मल्टीप्लाई है। तो स्टेप 1 में क्या है कि
कि जो आपके कोई भी एक वेरिएबल के, दोनों क्वेश्चन में किसी भी एक वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट होंगे, क्या होंगे, किसी भी एक वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट होंगे इनको आपको सेम बनाना है। कॉफिशिएंट को क्या करना है, सेम बनाना है। आपको किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को सेम बनाना है, ये टास्क है स्टेप 1 में। स्टेप 2 क्या है, जिसके आपने कॉफिशिएंट सेम बनाए हैं, जिसके आपने कॉफिशिएंट सेम बनाए हैं, कॉफिशिएंट जिसके आपने सेम बनाए हैं, उनके साइन अपोजिट होने चाहिए। उनके साइन जो होने चाहिए अपोजिट होने चाहिए। जैसे एक प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए, अगर एक माइनस तो दूसरा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमको करने चाहिए, हमको करना पड़ेगा। ठीक है, 2 स्टेप हैं। अभी स्टेप नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं इसको क्वेश्चन समझाता हूँ और क्लियरिटी अच्छे से आएगी। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3। यहाँ वेरिएबल 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं होता है 1 मानते हैं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1। अभी साइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साइन बाद में डिस्कस करेंगे 1। तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, y के कोएफिशिएंट सेम हो गए, तो हमको स्टेप 1 करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि उसको सेम बनाना है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन इतना इजी है कि उसमें ऑलरेडी कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जिसके कोएफिशिएंट सेम है उसके साइन अपोजिट होने चाहिए। अगर नहीं है तो अपोजिट हमको करने पड़ेंगे। कमाल की बात क्या है कि यहाँ पे जिसके कोएफिशिएंट सेम है उसके साइन भी अपोजिट हैं, तो यहाँ पे ना स्टेप 1 करने की जरूरत पड़ी ना 2 करने की जरूरत पड़ी। ये सबसे इजी क्वेश्चन। आपने बस क्या किया, कोएफिशिएंट इसके सेम, साइन भी अपोजिट, बस क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा ऐड होके 8x। अब देखो प्लस वाई माइनस वाई सेम, ये सेम चीज है लेकिन साइन दोनों क्या है, अपोजिट है। अपोजिट साइन में सेम चीज है, अगर ऐड करो क्या होगा, कट के 0, तो y का जो आपका टर्म है गायब हो गया। अब यहाँ पे क्या है 11 प्लस 13, 11 प्लस 13, तो ये 8x इक्वल टू कितना हो गया, इनको ऐड करो 24। तो x कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई, देखो ये मल्टीप्लाई है, तो जो भी मल्टीप्लाई होता है इक्वल के यहाँ पे कैसे आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, इसको याद रखिए। डिवाइड जो होगा इक्वल के यहाँ पे अगर स्विच कराओगे कैसे जाएगा, साइन मल्टीप्लाई में जाएगा। अगर प्लस होता है तो इक्वल के यहाँ पे कैसे जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। अगर माइनस है तो यहाँ पे कैसे जाएगा, प्लस से जाएगा, प्लस के साथ, है ना। तो जो साइन स्विच कराना है उसको ये आपको ये तरीका याद रखना है। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पे कैसे आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे 1 या 2 किसी में पुट करो, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 3, तो 3, अब x की 3 हो गया 3 इंटू 3 प्लस y इक्वल टू 11। ठीक है, 3 इंटू 3 कितना 9 प्लस में y इक्वल टू 11। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि अगर प्लस साइन इक्वल के इधर है उसको यहाँ पे लेके जाना है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब मैं क्यों लेके इसको जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को y निकालना है, तो वेरिएबल एक साइड में होना चाहिए और सारे कांस्टेंट एक साइड होना चाहिए। तो 9 यहाँ पर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस से माइनस, तो 11 9 गया, आंसर कितना आ गया 2। तो x कितना आ रहा है 3, y कितना आ रहा है 2। अब ये इसका करेक्ट आंसर है कि नहीं आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये वैल्यू 3 और 2 आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन पुट करो और चेक करो कि वैल्यू सही है कि नहीं सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन जो 2 आपकी है ना 5x माइनस वाई इक्वल 13, यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या नहीं चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। चेक करते हैं, तो 5x की जगह कितना 3 और y जगह कितना 2 पुट कर दिया। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 माइनस 2, आंसर कितना आ रहा है 13, और यही आंसर आपका राइट हैंड साइड में है। तो इसका मतलब क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है, यहाँ पे वही अपने 2 स्टेप। स्टेप 1 क्या था कि कोएफिशिएंट सेम बनाओ, किसी भी एक वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम बनाओ। स्टेप 2 क्या था, जिसके कोएफिशिएंट सेम बनाए उसके साइन अपोजिट बनाओ। ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 5, दोनों डिफरेंट। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना 2, यहाँ पे y कितना है 1। ठीक है, अभी साइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो 1 हो गया। तो दोनों के सेम नहीं है, अब किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर जिसका सेम बनाना है तो मैं अब यहाँ पे x का भी सेम बना सकता हूँ, उससे भी आंसर आएगा, y का भी सेम बना सकता हूँ, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे y के बनाऊंगा। क्यों y के बनाऊंगा, क्योंकि y के साइन ऑलरेडी अपोजिट हैं। तो अगर मैंने y के कोएफिशिएंट सेम बना दिया तो मेरे को स्टेप 2 करने की जरूरत है ही नहीं है। स्टेप 2 क्या है कि दोनों के साइन अपोजिट करो, दोनों के साइन अपोजिट करो।
तो अगर y के साइन ऑलरेडी अपोजिट हैं तो मैं स्टेप 2 से बच जाऊंगा, है ना। तो इसलिए मैं y के साइन सेम बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे y के साथ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर मेरे को यहाँ पे 2 करना है तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाली पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले मैं ऊपर वाली इक्वेशन फिर से लिखता हूँ, तो 3x + 2y = 13। अब नीचे वाली इक्वेशन में इसको पूरी इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई करिए, तो 5x × 2 कितना हो जाएगा, 10x। 2 × -5 कितना हो जाएगा, -2y। ठीक है ना, जो भी करना है दोनों साइड में इक्वल के। 13 × 2 कितना हो जाएगा, 26। तो ये आपकी नई इक्वेशन बन गई। पूरे में 2 का मल्टीप्लाई किया है 2 का, तो कोई चेंज नहीं होगा, जो भी करना है इक्वल के दोनों साइड में। अब देखिए स्टेप 1 के अकॉर्डिंग y के कोएफिशिएंट हो गए हैं सेम, y के कोएफिशिएंट क्या हो गए हैं, सेम। अब स्टेप 2 के अकॉर्डिंग उनके साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट। हमको करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी अपोजिट हैं, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट है, आपको समझना है स्मार्टली कि मैं y की बनाऊँ x बनाऊँ, तो उसमें समझना है कि किसकी बनाने में फ़ायदा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, सेम कोएफिशिएंट हो गए, साइन अपोजिट, सिंपल क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 3x + 10x कितना हो गया ऐड होके, 13x। ये देखिए अपोजिट साइन सेम चीज करके कितना हो जाएगा, 0, तो y के कंटेंट चला गया। तो 13x = कितना हो जाएगा, इनको ऐड करिए, तो 6 + 3 कितना, 9, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 39। अब वही चीज x के साथ 13 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 39 के नीचे कैसे आएगा, डिवाइड के साथ आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ। अब 13 के 12 में 3 टाइम में आता है कितना, 39, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, y निकाल लो। तो मान लो x की वैल्यू 3 मैं इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो x की जगह कितना पुट कर दिया, 3, प्लस में 2y = क्या, 13। 3 × 3 कितना हो गया, 9, प्लस में कितना, 2y = क्या, 13। तो 2y कितना हो गया, 13 - 9, तो 2y कितना हो गया, आपका हो गया 2y 4। तो y कितना हो गया, 4। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे कैसे आएगा, डिवाइड के साथ। ये कट आंसर कितना आ गया, 2। तो x कितना आ रहा है, 3, और y कितना आ रहा है, 2। आपका एक छोटा सा इसमें वर्क है कि आपको क्या करना है, इसको पॉज करिए पहले, और ये वैल्यू आप पुट करिए। ये वैल्यू आप चाहे इसी इक्वेशन पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन पुट करिए, और पुट करके आप चेक करिए क्या ये वैल्यू पुट करने पे x की जगह पे 3 और y जगह 2 पुट करने पे क्या ये दोनों जो साइड हैं क्या बैलेंस है, दोनों साइड सेम है कि नहीं है, एक बार क्रॉस चेक करिए इसको। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, इस टॉपिक मतलब ये जो टॉपिक आज हम लोग सीख रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो अपने पास 2 स्टेप वही अपने, पहला स्टेप क्या कि किसी भी वेरिएबल के चाहे x या y, आपको दोनों जगह क्या करना है, दोनों केस में कोएफिशिएंट सेम बनाना है। पहला स्टेप क्या, कोएफिशिएंट क्या करना है, कोएफिशिएंट क्या करना है, सेम बनाना है। दूसरा स्टेप क्या था हमारा, स्टेप 2, कि जिसके कोएफिशिएंट आपने बनाया सेम, जिसके कोएफिशिएंट क्या बनाया सेम, उनके साइन क्या होने चाहिए, साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ये दोनों चीज़ वेरीफाई करते हैं है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे y का 2, यहाँ पे x का 5, तो देखो मैच ही नहीं कर रहा है, 3 और 5 है। यहाँ y का 2, यहाँ y का 3, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको किसी भी एक का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप x का बनाइए चाहे y का बनाइए, ठीक है। तो देखिए मैं x का कोएफिशिएंट सेम बनाता हूँ, सॉरी मैं y का कोएफिशिएंट सेम बनाता हूँ। सेम प्रोसेस से आप x का कोएफिशिएंट सेम बना के क्रॉस चेक करिए, आपको भी आंसर आना चाहिए। ऐसे ही आप सीखेंगे इस चीज़ को, है ना। तो y का कोएफिशिएंट कैसे सेम बनाऊंगा मैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे y के साथ किसका मल्टीप्लाई है, 2 का, यहाँ पे y के साथ किसका मल्टीप्लाई है, 3 का। तो आपको क्या करना है, उल्टा मल्टीप्लाई करना है। उल्टा कैसे, जैसे यहाँ पे y के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो इस इक्वेशन छोड़ के दूसरी इक्वेशन क्या कर दो, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पे है वो नीचे वाली में कर दो। यहाँ पे y के साथ किसका मल्टीप्लाई है, 3 का, तो क्या करो इसको इक्वेशन छोड़ दो, ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करना है, पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए इससे क्या रिजल्ट आएगा। तो पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करिए, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9x, प्लस 3 × 2 कितना हो गया, 6y, इक्वल टू 13 × 3 कितना हो गया, 39, ठीक है। ऐसे 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन करिए, 2 × 5 कितना हो गया, 10x, 2 × 3 कितना हो गया, 6y, 2 × 21 कितना हो गया, 42। अब देखिए आप y के कोएफिशिएंट दोनों जगह क्या हो गए, सेम हो गए। ऐसे सेम बनाना है आपको। क्या करना है, उल्टा मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ 3 है तो इस इक्वेशन नहीं, दूसरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 2 है तो इसमें नहीं, नीचे वाली इक्वेशन में मतलब दूसरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया कि y के कोएफिशिएंट सेम आ गए। अब स्टेप 2 की बारी है
कि जिनके कोएफिशिएंट सेम आए हैं उनके साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, उनके साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। यहाँ दोनों के साइन क्या है, सेम है, प्लस प्लस, तो अपोजिट कैसे करें। तो हमको क्या करना है, हमको पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस का मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, जो भी ऑलरेडी साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जो ऊपर लिखे हुए साइन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नीचे वाले साइन है ये हमारे लिए क्या हो गए, मेन साइन हो गए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस 6y, अब ये माइनस 6y, दोनों को ऐड करने में करके कितना आ जाएगा, 0, y का कंटेंट चला गया। अब ये 9x, ये माइनस 10x, अपोजिट साइन है, क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन माइनस होने में साइन किसका होगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 10x, तो आंसर कितना आ गया, 9x माइनस 10x। इसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। ये कितना हो गया, 39 माइनस 42। अब 9x में 10x गया तो माइनस का x, 39 में 42 गया माइनस का 3, दोनों जगह माइनस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट के आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 3। अब वही चीज फिर से, x इक्वल टू 3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और y की क्या करो, वैल्यू निकालो। तो x इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पे पुट किया, तो 3 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू वाई इक्वल टू क्या, 13, 3 इंटू 3 कितना, 9, प्लस में 2y इक्वल टू क्या, 13, 2y को यहीं रखा, 9 को आप क्या करेंगे, वहां भेजेंगे, तो 13, 9 क्या है, प्लस का, वहां जाएगा तो माइनस का, 13 माइनस 9, तो 2y कितना हो गया आपका, 4, तो y कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मल्टीप्लाई नीचे कैसे आएगा, डिवाइड के साथ 2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितनी आ रही, 2। फिर आपका सेम टास्क है कि आप क्या करिए, किसी भी एक इक्वेशन में x3 y2 पुट करके वेरीफाई करिए, वेरीफाई करके पता करिए कि आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और इसमें ये जो भी मैंने पार्ट डिस्कस किए हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने लिए आपके अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो इनको एक बार थ्योरी वाले इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करिए कि इस टाइप से आपके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और इसका यूज करके आप जहाँ पे भी अरिथमेटिक में इसका यूज होगा आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।